चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या बात कर रहा है ये कह रहा है अकाउंटिंग इज कंसर्न विद कम्युनिकेशन। आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग आपका प्रोसेस जो है वो एंडी कब होता है, जब आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हो किसको, यूजर्स को। तो आप इजीली इसके ऊपर कमेंट कर लोगे। ऑल्दो आंसर यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो भी आपके यूजर्स हैं उनको जब आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं, तब जाके आपका जो अकाउंटिंग साइकिल है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो कंप्लीट माना जाता है। ठीक है सर। अगला सवाल आता है अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं बहुत सारे प्रकार की होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन सारी ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उन्हीं को करते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं वो इंपॉर्टेंट तो है, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब उसको अकाउंटिंग में डील नहीं किया जाता है। एग्जांपल लिख देंगे आप, जैसे कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसी इंप्लॉय की डेथ होगी, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। स्ट्राइक हो गया, नहीं करेंगे। डिस्प्यूट है, नहीं करेंगे। तो इस टाइप की चीजें आपकी ऑल्दो इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर फाइनेंशियल नेचर नहीं है, इसलिए उसको आपको अकाउंटिंग में डील नहीं किया जाता। अगला सवाल, मिस्टर विनोद कुमार is appointed as marketing manager in a manufacturing firm on 15th September 2014 with a salary of rupees 55,000 per month. आपको बताना है कि स्टेट वेदर दिस इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। कह रहा है इसको अपॉइंटमेंट की गई, बताओ इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अभी आपने सीखा ऊपर कि भैया ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल नेचर का है? नहीं। सिर्फ इसमें ये बात लिखी हुई है कि इसको इतने पैसे दिए जाएंगे, इसका मतलब ये फाइनेंशियल नहीं हो जाता। फाइनेंशियल तब होगा जब इसको ये पैसे मिलेंगे, जब इसको ये सैलरी मिलेगी, तब ये फाइनेंशियल कहलाएगा। फिलहाल ये फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटी नहीं है। एक इवेंट घटी है, घटना घटी है जिसमें कि अपॉइंटमेंट हुआ है मैनेजर का, विच इज अ नॉन फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस, तो इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक आपको ऑब्जेक्टिव बताना है बुक कीपिंग का, आप आराम से बता देंगे। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? रिकॉर्ड्स को अच्छे से मैनेज करके रखो, अच्छे से रिकॉर्ड करके चलो, ताकि अपने यूजर्स को हम प्रोवाइड कर पाएं। अगला सवाल आता है जिसमें कह रहा है कि एक एडवांटेजेस बता दो जी बुक कीपिंग के। सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक कीपिंग क्या करता है भैया? अकाउंटिंग को इस तरीके से रिकॉर्ड करके रखता है जिससे कि मैनेजमेंट को काफी हेल्प मिलती है किस चीज में, डिसीजंस वगैरह लेने में, बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल करने में, बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल करने में। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। इजिली सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। दो एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं आपको ऊपर दिया गया, उसमें आपने बताया कि भाई साहब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इन्हें आ गया गुस्सा, ये कहते हैं अच्छा जी तुम कह रहे हो कि अपॉइंटमेंट की हमने मैनेजर का, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो तुम बताओ फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, ये आपका क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक्सपेंसेस पेड, ये क्या है आपका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल सैलरी पे किया, रेंट पे किया, ऑफिस के एक्सपेंसेस पे किए, तो इस टाइप के अगर आप कोई खर्चे करते हो तो वो क्या कहलाते हैं? आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करके चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो सवाल है ये क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? तो सर विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं। हम बोले तो कौन? अकाउंटेंट लोग। और अकाउंटेंट लोगों से करवाते कौन है? जो बिजनेस के ऑनर होते हैं, लेकिन वो बात यहाँ पे लिखी नहीं जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि समटाइम्स, कभी कभार, ऐसा नहीं है कि सारे अकाउंटेंट ही गलत काम करते हैं, बट कभी कभार sometimes information given by the accounting is not true and faithful। क्यों? और may be manipulated by the accountant। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि अकाउंटेंट ने कुछ मैनिपुलेशन की हो। अगर ऐसी कोई मैनिपुलेशन की है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं विंडो ड्रेसिंग का। ठीक है सर, इसको हमने बहुत अच्छे से भी एग्जाम्पल पीछे समझा हुआ है अपने कॉन्सेप्ट में। हाउ वुड यू डिफाइन अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? ये तो डिट्टो सवाल था और देखो डिट्टो आंसर जो हमने पीछे देखा था वही डिट्टो यहाँ पे छाप दिया गया है कि अकाउंटिंग को हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है। क्या प्रोवाइड करती है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। प्राइमरली किस नेचर का होता है? फाइनेंशियल नेचर का होता है। किसके बारे में होता है? इकोनॉमिक एंटिटी के बारे में होता है। और क्यों होता है? ताकि इसकी मदद से क्या लिया जा सके? इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा सके। तो ठीक है सर, सेम टू सेम पीछे कवर किया हुआ है। अगला सवाल, अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं। इस पे कमेंट करना। ये भी हमने डिट्टो के डिट्टो पीछे कवर किया था
कि जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करते हो तो आपके बदले आप नहीं बोलते हो, आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने बातें लिखी हैं वो बात करता है और वो बताता है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कितना आपका साउंड और रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है हमारा बिजनेस का लैंग्वेज है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू हम सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसको हम एनालाइज कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं और अल्टीमेटली कम्युनिकेट करते हैं अपने कंसर्न पार्टीज को। तो इसलिए अकाउंटिंग सर्विस को हम एक क्या बोलते हैं, सर्विस एक्टिविटी कहते हैं, और ये आपको क्या सर्व करता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्व करके चलता है। अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकर्स। ऐसा सवाल हमने पीछे देखा था कि भैया बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मोर और लेस आप कह सकते हो कि जिनको चाहिए कि आपको जो उधार दे रहे हैं वो आप कैसे चुकाओगे वो जानना है, तो उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उनको चाहिए होती है कि आप कितने सॉल्वेंट हो। अब ये टर्म आपने मे भी पहले ना पढ़ा हो, अगला चैप्टर 2 जो आएगा उसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स को ही पढ़ने वाले हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आ गया तो मैं इसको समझा दूं आपको। सॉल्वेंसी जो होती है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में होती है कि या तो आप सॉल्वेंट होगे या तो आप इंसॉल्वेंट होगे। सॉल्वेंट कौन व्यक्ति कहलाते हैं, कौन सी इंटरप्राइज या कौन से व्यक्ति जो हैं वो सॉल्वेंट कहलाते हैं। सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि अपना डेट लेने के बाद उसको रीपे करने की कैपेसिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। सपोज कीजिए कि आज आप एक स्टूडेंट हैं, आपने किसी से 100 रुपये मांगे, तो वो आपको कहेगा कि बताओ भैया तुम सॉल्वेंट हो कि इंसॉल्वेंट हो। आप सॉल्वेंट कब करार होगे, जब आप उस 100 रुपये को लौटाने की कैपेबिलिटी रखते होगे। और अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 100 रुपये लेने के बाद आप उसकी लौटाने की कैपेबिलिटी नहीं हो, लौटा नहीं पाओगे, तो आप कैसे व्यक्ति कहलाओगे, आप कहलाओगे इंसॉल्वेंट। तो बैंकर जानना चाहती है कि जो हमारा बिजनेस है जिसको हम लोन देने वाले हैं वो सॉल्वेंट है कि नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट कमा भी पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा। ये सारी चीजों का वो क्या करेगी, इससे वो आइडेंटिफाई करेगी, इससे वो जज कर पाएगी कि ये जो बिजनेस है, ये जो एंटरप्राइज है, ये उनके लोन को रीपे कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है भी कि नहीं जो कि लोन मांगने आया हुआ है। ठीक है सर। व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों जाती है भैया, गवर्नमेंट क्यों चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपकी एक्चुअल इनकम टैक्स को असेस कर सके। अब आपकी इनकम पता होगी तभी तो इनकम टैक्स असेस होगा, आपकी सेल्स पता होगी तभी तो सेल्स टैक्स असेस होगा, अदर ड्यूटीज वगैरह असेस होंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में मिल जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग से वो निकालना चाहती है, और साथ ही में वो ये भी जानना चाहती है कि आप कितनी ईमानदारी से लॉफुली, कितने लॉफुल मैनर में आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, ये भी चेक करने का पर्पस होता है, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उनको अचीव हो जाता है। अगला सवाल, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ लीगल एविडेंस, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। अकाउंटिंग जो है वो लीगल एविडेंस के रूप में आता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी फाइनेंशियल नेचर के हैं। अब अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी आपने एक्टिविटी के अंदर सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड की हुई है और वो रिलायबल भी है, रिलेवेंस भी है, आपकी अंडरस्टैंडेबल भी है और कंपेरेबल भी है, अगर ये सारी खूबियों के साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप की स्टेटमेंट को या इस टाइप की इंफॉर्मेशन को एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में यूज किया जा सकता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। ये सवाल हमने पीछे देखा था, ऑल्दो फिर से रिपीट होकर आ गया अलग पैटर्न पे, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। Name the qualitative characteristics of accounting information denoted by this statement. Answer is reliability. What is meant by क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बताइए। इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव कौन सी होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो क्वालिटेटिव जो इंफॉर्मेशन होती हैं, क्या वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव की। किसकी बात नहीं करते हैं हम, क्वालिटेटिव की बात अपन नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि क्वांटिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि उसको मेजर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव क्या होंगे, जिसको बेशक मनी के फॉर्म में मेजर ना किया जा सके लेकिन उसकी अहमियत हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर उसकी अहमियत हो। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन।
फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, ये क्या है, एक प्रकार का क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो गुड्स आप सप्लाई करते हो उसकी क्वालिटी क्या है, वो एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। कस्टमर आपसे कितने सेटिस्फाइड है, कितने स्टार की रेटिंग आपके प्रोडक्ट्स को देते हैं, ये एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। आपके बिजनेस का क्या रेपुटेशन है, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा जी कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा और वो टाटा का है, दैट मीन्स अच्छा होगा। अब ये क्या है, एक रेपुटेशन है बिजनेस का कि अगर टाटा बना रही है दैट मीन्स उसमें क्वालिटी चेक सारे हुए होंगे, उसके अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ होगा, जो गुड्स की क्वालिटी है वो भी आपको वहां पे एक्यूरेट मिलके चलेगी। तो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशंस जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, दो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अपन ने पीछे पढ़ लिया था। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अलोंग विद कुछ रिपोर्ट्स जो कि हमारे यूजर्स के काम आते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर हाँ तो दो कारण बताइए। तो भैया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, तो वो आपको बताना है। तो सर क्यों होना चाहिए, तो देखो कंपेरिजन जो है ना वो कैसे कैसे हो सकती है। एक चीज आपको यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, उसको मैं समझा ही देता हूँ। जो कंपेरिजन है वो दो तरीके से होता है। कौन से दो तरीके, इसको आप लिखना चाहें तो लिखिएगा। एक होता है आपका इंटर कंपैरिजन, एक बोलते हैं हम इंटर फर्म कंपैरिजन, और दूसरा होता है क्या, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन में क्या फर्क है, वो एक जस्ट छोटा सा एक ब्रेक, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी, तो दो कंपैरिजन है, एक है इंटर फर्म कंपैरिजन और एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसका मतलब क्या होता है, इंटर फर्म कंपैरिजन होता है कि जब दो अलग अलग फर्म्स जो हैं वो कंपैरिजन करती है। सपोज ए है वो कंपेयर कर रही है बी से, सपोज कीजिए हीरो मोटर कॉर्प्स है वो कंपेयर कर रही है टीवीएस से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हीरो कंपेयर करेगी टीवीएस से तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है सर। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होती है, जब हीरो मोटर कॉर्प्स जो है वही कंपैरिजन कर रही है अपने 2022 के पीरियड को अपने 2023 के पीरियड से, मतलब अपने आप में कंपैरिजन करना, अपने किसी दो सेगमेंट के बीच में कंपैरिजन करना, वो कहलाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब कोई कंपैरिजन होता है दो अलग अलग एंटिटीज का तो उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है सर। अब ये जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप के दो पीरियड से कंपेयर करती है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंटर पीरियड कंपैरिजन। मतलब कि पीरियड यहां पे अलग अलग है, फर्म तो इंट्रा है, इंट्रा मतलब विद इन फर्म, इंट्रा मतलब विद इन फर्म, और इंटर फर्म का मतलब होता है दो अलग अलग। तो इसलिए फर्म यहां पे दो अलग अलग है, लेकिन यहां पे दो अलग अलग क्या है, पीरियड है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको इंटर पीरियड कंपैरिजन विद इन दी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो दीज आर दी वे ऑफ कंपैरिजन। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं कभी भी, जब भी कंपैरिजन किया जाता है। इसलिए हम खुद को भी कहते हैं कि जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करें, ऑल्दो हमें कभी किसी से कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट इनकेस अगर आप करते भी हैं तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करें और साथ ही में ये भी कंपैरिजन करें कि आपका जो दो पीरियड है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जो दो पीरियड है आपके बीता, जैसे सपोज आपका एक पिछला साल गया, एक ये साल गया, तो उन दोनों साल के बीच में क्या कंपैरिजंस हैं, उस दोनों साल में क्या इंप्रूवमेंट्स हुई, क्या उसके अंदर अच्छाइयां हुई, क्या अच्छाइयां नहीं हुई हैं, उस चीज को भी अपने को कंपेयर करके चलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है सर। चलिए, जब विद इन कंपैरिजन होती है उसको हम इंट्रा कहते हैं। तो यही आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाह रहा है कि आप अगर इस सिस्टम से, इस स्टेटमेंट से अगर एग्री करते हैं तो इसका रीजन लिखिए। तो हाँ जी, हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं किस तरीके से कि कंपैरेबिलिटी अगर होगा तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा इंटर फर्म कंपैरिजन, जहां पे आप कंपेयर कर पाएंगे दूसरे कंपनी से, दूसरे एंटरप्राइजेस से, दूसरी एंटिटी से, और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। और दूसरा क्या देता है आपको, ये इंटर पीरियड कंपैरिजन देता है, जिसके अंदर आप अपने आप को ही पिछले अगले 2 सालों से, कई सालों से, 3 सालों से, 6 सालों से आपस में ही विद इन द एंटिटी आप कंपैरिजन परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होगा तो ये आपको उसके अंदर मुनाफे फायदे मिलेंगे। अगला सवाल आता है, द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, सीधी सी बात है। पहले अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग बोले तो मुंशीगिरी में क्या कहा जाता था कि भैया जो मुंशी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हमारे रिकॉर्ड करके रखेगा, चीजों को इकट्ठा करके रखेगा एक जगह पे। रिकॉर्ड अगर कर लिया तो अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। मतलब पहले जो बुक कीपिंग है उसी को अकाउंटिंग कहा जाता था। मतलब किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया दैट मींस उसने अकाउंटिंग कर ली। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या चीज हो गई इसकी जगह पे कि भैया आपने रिकॉर्डिंग तो करनी ही करनी है,
रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग भी करना है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन जो हो वो इस तरीके से प्रेजेंट हो कि उससे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट हो पाए, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो हमारे यूजर्स हैं वो क्या ले पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे। आपने सिर्फ किताबें रिकॉर्ड कर ली, आपने सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए, और वो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो रिपोर्टिंग के मैनर में ही नहीं है, सामने वाले के वो यूज में ही नहीं आ रहा है, डिसीजन सामने वाला ले ही नहीं पा रहा है, तो वो अकाउंटिंग नहीं है। तो ये एक बदलाव आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर अकाउंटिंग को रिकॉर्डिंग से बढ़ा के, जो सिर्फ पहले मेयर रिकॉर्डिंग का काम करती थी उसको बढ़ा के हमने उसको और डिसीजन मेकिंग में यूजफुल हो रिपोर्टिंग में उसको कन्वर्ट किया है। अगला सवाल आता है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अ बिजनेस स्टूडेंट एंड अदर टू स्टडी अकाउंटिंग डिसिप्लिन। भैया क्या एक प्राइमरी कारण है कि कोई भी बिजनेस स्टूडेंट है या फिर कोई और भी स्टूडेंट है तो उसको अकाउंटिंग डिसिप्लिन के बारे में पता होना चाहिए। सर समझिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी एक एंटिटी है, कोई भी एक बिजनेस है, कोई भी एक बिजनेस है, सपोज रिलायंस, तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस में जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट करते हैं, या मतलब जिनको कॉमर्स की नॉलेज है वही लोग करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट उन लोगों को भी करना पड़ता है जिन्होंने सपोज की साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करी हो, या जिन्होंने ह्यूमैनिटी से पढ़ाई करी हो, या फिर अलग अलग टाइप के पढ़ाई लिखे लोग हों, या फिर हो सकता है कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी स्ट्रीम से पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने बिजनेस को पढ़ा है, उन्होंने धंधे को समझा है, बट आज के टाइम पर वो इन्वेस्टमेंट करने योग्य और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब ऐसे लोग, अलग अलग स्ट्रीम के लोग भी इन्वेस्टमेंट करने आएंगे और उनको अगर अकाउंटिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो इससे क्या नहीं निकाल पाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्या नहीं निकाल पाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे। और अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे तो उसके बेसिस पे एक बढ़िया डिसीजन, जिसे कहते हैं वाइज डिसीजन, वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए एक प्राइमरी रीजन है कि भैया बाकी लोग अदर देन अकाउंटिंग फील्ड वाले, बाकी लोग भी जो है उनको भी अकाउंटिंग के बेसिक्स पता होनी चाहिए, ताकि उनको कहीं पे अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस मिले, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स वगैरह मिले, तो उसको वो समझ पाए, एनालाइज कर पाए, उसके बेस पे एक वाइज डिसीजन ले पाए। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन कि बाकी लोगों को भी अकाउंटिंग के डिसिप्लिन के बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर ग्रुप Who would be most interested in the following। आपको ऐसे ग्रुप बताने हैं जो कि इन चीजों में मोस्ट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आते हैं। वो बताइए ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि एथिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज पे नजर रखता है, जिसकी नजर किस पे होती है कि भैया एक फर्म जो है वो कितना एथिकली काम कर रही है, इन्वायरमेंट का कितना ध्यान रख रही है, मतलब कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है और कंट्रीब्यूट कर रही है अपने सोसाइटी के लिए। ऐसी फर्मों के ऊपर नजर कौन रखते हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स होते हैं। मतलब कि वो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एनजीओज, ऐसी एंटिटीज जो कि ये देखती है कि पोल्यूशन तो कोई नहीं फैला रहा, फैला रही है तो उस पर वो कंप्लेन करती हैं, कोई और तरीके से सोसाइटी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा। तो इस टाइप के जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप होते हैं उनका काम होता है इन चीजों पर नजर रखना। अच्छा जी, वेदर द फर्म हैज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, किसी भी फर्म का भविष्य लॉन्ग टर्म का है कि नहीं, इस पे नजर किसकी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों ने इनको उधार दे रखा है। सपोज कीजिए कि आपने मुझे उधार दिया, कितना उधार दिया, सपोज करो 10 करोड़ रुपए का आपने उधार दिया है मेरे को। अगर आपने मुझे 10 करोड़ का उधार दिया है तो आप मेरे फ्यूचर के बारे में मुझसे ज्यादा चिंतित होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा फ्यूचर डूबा तो आपके 10 करोड़ डूब जाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी और के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कोई इंटरेस्टेड कब होता है, जब उसने उसको उधार दे रखा हो या फिर वो उस पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जिन्होंने लंबे समय के लिए उधार दिए हुए हैं वो लोग चिंतित हैं, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके बारे में देखना चाहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की, वो लोग जो कि चाह रहे हैं कि आप आने वाले समय में आपकी फर्म में वो इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वो लोग इस चीज पे ध्यान रखते हैं। अगला पॉइंट आता है द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कैरी ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब ऐसी फर्म जो कि आज क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही है और भविष्य में भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगी। इन चीज के ऊपर नजर किसकी होती है? तो ऑब्वियस सी बात है हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, मतलब नॉर्मल पब्लिक या कस्टमर्स की। जैसे कि अभी मैंने टाटा का एग्जांपल दिया कि हमें पता है कि टाटा अगर आज टाटा सॉल्ट अगर बेच रहा है और हमें पता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो ये आज ही नहीं रहेगा, ये आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा और इसमें क्वालिटी जो है वो ऐसी ही मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज कस्टमर फंसा लिया और कल को ये गलत चीजें पकड़ा के हमारा हार्म पहुंचाएंगे हमें किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है। तो इस टाइप का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया है इस कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस टाइप की चीजों पे नजर किसकी रहती है? नॉर्मल पब्लिक्स की या कस्टमर्स की, जो भी उसको कंज्यूम करते हैं उस फर्म के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट्स को।
ठीक है सर, ये बात भी समझ में हमें आ गई। तो इस तरीके से हमने कुछ एक क्वेश्चंस को, मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में समझा, उसके आंसर्स के फॉर्म में समझा, और एक एरिया हमने हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा, मुझे लग रहा थोड़ा सा हमारे पास समय है इस एक अगले ब्रेक से पहले, तो मैं आपको जरा यहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट कर दूं कि कभी भी जब आप कुछ अकाउंट्स के अंदर लिख रहे हो सकता है इन टर्मिनोलॉजी का अलग अलग अपने अपने मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इसकी अपनी अपनी मीनिंग होती हो, बट कभी भी अकाउंट्स के अंदर अगर टर्म लिखा जा रहा है बिजनेस, अकाउंट्स के अंदर टर्म लिखा जा रहा है फर्म, अकाउंट्स के अंदर टर्म लिखा जा रहा है एंटरप्राइजेज, तो इसका मोर और लेस जो मीनिंग है वो सेम होता है। कभी भी इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर कहा गया कि द एथिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, इसकी जगह लिखा जाता है अगर ऑफ द इंटरप्राइजेज, तो उसमें आपको दिल पे नहीं लेना है कि भैया कोई अलग चीज़ है, ठीक है। किसी और कोर सब्जेक्ट में, लेट्स से इकोनॉमिक्स के अंदर या लेट्स से बिजनेस के अंदर, हो सकता है इसका मीनिंग कुछ और निकल के आता हो, बट हमारे अकाउंट्स के अंदर फर्म कह लो या इसकी जगह पे या कई जगह पे एंटिटी वर्ड लिखा होगा या और कोई इस टाइप का सिमिलर वर्ड हो, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप भी अपने आंसर्स में इस टाइप के वर्ड यूज कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम है। और अगर आपको कहीं लिखा भी दिख जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको टिप्पणियां, बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इससे पहले के कोर क्वेश्चंस को समझना है, ना कि इस फॉर्म की एनालिसिस में घुसने की कोई खास आवश्यकता है, ठीक है सर। ये एक आपको एडिशनल जानकारी थी जो कि मुझे यहाँ पे देनी थी। ये हो गया हमारा एक और पार्ट खत्म। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और कंटिन्यू करेंगे फिर हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को।